नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर आपके बीच संडे मॉक टेस्ट एनालिसिस के साथ। तो लास्ट संडे पे जो मॉक हुआ था वो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क बेस्ड है। अब जो मॉक चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क पे और एसबीआई क्लर्क पे। ऐसे अल्टरनेट, चूंकि एलआईसी की भी वैकेंसीज आ गई है तो उसके भी मॉक आपको देने को मौका मिलेगा बहुत जल्दी। बहुत प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आपको एलआईसी डबल एओ का भी मॉक प्रोवाइड कराया जाए। तो साथियों, लास्ट जो संडे आपने मॉक दिया है उसकी कंप्लीट एनालिसिस, जैसे मैं हर बार हर मॉक के मैथ्स का एनालिसिस आपको बताते आया हूं, आज हम लोग मिलके फिर से उन सारे इंपॉर्टेंट सवालों का एनालिसिस, कंप्लीट सोल्यूशन, शानदार अप्रोच, शानदार टेक्निक, जिससे एग्जाम में लगाने से एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट, चारों चीजों की बचत होगी, जल्दी लगेंगे सवाल। उसी क्रम में ये लास्ट संडे की मॉक का वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने, आइए मिलके करते हैं। मॉक नंबर 143 है, जिसमें सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी खोलने का मौका आपको दिया गया था, राइट। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में, सबसे लास्ट में थी ये। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या था इसमें, क्या क्या पूछा गया था, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो हमें बताने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए। क्या होता है क्लर्क के पेपर में बेटा, क्लर्क का एग्जाम जो है ना वो कहीं ना कहीं घोड़े की दौड़ है, समझ रहे हो आप मेरी बात। घोड़े की दौड़, जितने कम समय में जितना बढ़िया दौड़ोगे वही क्लर्क निकाल पाता है, ठीक। तो सबसे पहले ये आपके सामने डीआई 66 से 70 नंबर तक ये आपको डीआई दी गई थी, बिल्कुल बेसिक, बिकॉज सिलेबस न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ऐसा भी कोई टफ नहीं होना है, जल्दी जल्दी लगाना था बस। उस क्रम में आइए मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे क्या था। डीआई के लिए हर बार कहते हैं कि बेटा पहले कॉन्सेप्ट, डीआई लगाने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है कि आप डीआई के इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने से कई बार डीआई 90% अपनी पकड़ में आ जाती है, ध्यान से पढ़ेंगे तब। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है जो टेबल है वो शो द नंबर ऑफ कैंडिडेट, मैं इसका कलर बदल लूं। देखो, द टेबल शो द नंबर ऑफ कैंडिडेट appeared in 3 different एग्जाम ABC in 3 different ईयर। 3 ईयर है आपके पास, 20, 21 और 22, उनमें 3 एग्जाम है ABC, ये 3 एग्जाम दिख रहे हैं A, B और C, और ये आपको 3 ईयर दिख रहे हैं, उसमें कितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं ये इन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली फिल करके टेबुलर के फॉर्म में, यानी टेबुलर की डीआई इस तरीके से होती हैं, इनको टेबुलर बेस्ड आप बोल सकते हैं। तो ये आपके पास अवेलेबल है। अब चूंकि डिकोड तो कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन ही लगाने हैं तो क्वेश्चन ही लगाए जाए। जरा क्वेश्चन देखो, जरा पहला सवाल क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन डीआई समझ में आ गई क्या है, देखो 66 नंबर क्वेश्चन डीआई का पहला सवाल क्या है। देखो पहला सवाल कह रहा है कि द कैंडिडेट इन एग्जाम ए इन ईयर 2023, अपने पास ईयर है 20, 21 और 22, बात चल रही है किसकी, ए की, 2023 की। अब ये आउटर डेटा है, ठीक। 2023 में जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं उनकी बात चल रही है। कह रहा है वो 25% मोर देन कैंडिडेट अपेयर इन एग्जाम ए एंड बी टुगेदर इन ईयर 2020, यानी ए एंड बी टुगेदर, ए और बी में 2020 में जितने अपेयर हुए हैं उससे ये 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा होने का मतलब कि अगर ये 4 होंगे तो ये 5 होंगे, ये रेशियो मेरे पास है। क्योंकि मेरे पास 2020 के ए और 2020 में अपेयर होने वाले बी स्टूडेंट्स का डेटा है। कितना है देखो, ए में 2020 में अपेयर होने वाले कितने हैं, 46, बी में कितने हैं, 38। तो 46 और 38 मतलब 46 ए में है, 38 बी में। समझ गए बात को। अब जब दोनों जोड़ेंगे तो ये होगा कितना, 84, यानी 4 यूनिट की वैल्यू अगर 84 ने ओनली कर सकते थे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21, क्योंकि 4 से ये 5 था
तो 5 यूनिट की वैल्यू यहां से 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 आ जाएगा। 105 कैंडिडेट अपेयर इन ए इन 2023। पूछा क्या है? पूछा है बताइए फाइंड द टोटल कैंडिडेट अपेयर इन एग्जाम ए इन 2023 में अपेयर होने वालों की संख्या। तो बड़े आराम से हमने निकाल लिया 105, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 105, 105 सही, कुछ भी नहीं। ओरली कर सकते थे, माइंड कैलकुलेशन करनी थी, इजिली हम इसे निकाल सकते थे। एक और क्वेश्चन देखो, यह भी बता दूं आपको। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, बिल्कुल इजी पेपर, एकदम हलवा। स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसे सवाल आपको, ऐसे पेपर शिफ्ट वाइज दिए जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द कैंडिडेट अपेयर इन एग्जाम सी 2022, 2022 सी में जितने अपेयर हुए हैं उनके साथ रेशियो बताना है। कैंडिडेट अपेयर इन एग्जाम ए 21 ए में जितने अपेयर हुए हैं वो। चलते हैं डेटा के पास। देखो मुझे चाहिए C22 आपको ये दिख रहा है 65, A21 दिख रहा है 35, यानी 65 और 35, 65 ये 35, 5 के पहाड़े से काट लीजिए, 13 पची 65 और 5 सते 35, आंसर बन गया। कुछ भी नहीं है, देखो कितने इजी, हलवा। बोला ना घोड़े की दौड़, आप एकदम दिमाग में सेट रखिए, घोड़े की दौड़ है दौड़। आपको दौड़ना है, कितनी तेज दौड़ सकते हैं, कितनी फास्ट दौड़ सकते हैं, आप निकल जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। चीते हैं आप, चीते। जरा देखो 68 आप लगा लेना, इजी है। 69 में लगा दूं, देखो 69 नंबर क्वेश्चन देखो, बिल्कुल हलवा पेपर कराया गया था इस संडे आपको, सिर्फ आपकी स्पीड चेक करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू आप पीओ के मॉक दे रहे थे, और पीओ के मॉक देने से स्पीड आपको भी पता है कि फंसी जाती है कहीं ना कहीं, है ना। चल 60% ऑफ द टोटल कैंडिडेट अपीयर इन 2021 इन एग्जाम ए, ठीक, एंड बी क्वालिफाई द एग्जाम। देखो एग्जाम ए और एग्जाम बी में 2021 में जितने बच्चे अपीयर हुए हैं उसका 60% क्वालिफाई हो रहे हैं। तो कह रहा है बताइए फाइंड द कैंडिडेट वो क्वालिफाई द एग्जाम, कितने लोग क्वालिफाई किए हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, ए और बी उठा लीजिए आप। देखो 21 ए चाहिए, 21 ए कितना है 35, 35। बी का 21 चाहिए, बी का 21 है 45, ठीक, कितना हो गया ये टोटल 80। और कह रहा था इसका 60% क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर 60% क्वालिफाई कर रहे हैं तो 8 छके 48, 48 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काम खत्म, 48 राइट आंसर, है ना। तो हमने आपको 3 सवाल बता दिए, बचे हुए क्वेश्चंस आप ऐसे ही लगा डालिएगा, बच्चों की तरह कुछ भी नहीं है, एकदम सीधा सीधा है। देखो फाइंड द एवरेज बताना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन ए 20 और सी 21। ए का 20 उठा लो, सी का 21 उठा लो, दोनों को जोड़ के 2 की भाग कर दो, एवरेज आ जाएगा। लंबा एवरेज बताना होता तो उसके लिए भी आपको टेक्निक मैंने बता रखी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73 पर। बीच में नंबर सीरीज प्रिंट है। नंबर सीरीज में आपको हमेशा बता रखा हूं कि नंबर सीरीज के लिए जब आपको रीजनिंग का हैंड रिटन सोल्यूशन आपको दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, A1 बैंकिंग क्लासेस, A1 बैंकिंग क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर A1 बैंकिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जब आपको रीजनिंग का हैंड रिटन सोल्यूशन दिया जाता है तो इसके साथ ही जो क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी के नंबर सीरीज का भी सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में, ताकि आपको ये पता चल सके कि उस सीरीज में पैटर्न क्या लगा है। पैटर्न ही जानना होता है, ठीक है, पैटर्न ही जानना होता है
उसमें कुछ और नया नहीं सीखना होता पैटर्न के अलावा नंबर सीरीज में। तो ये चीज आप नोट कर लें कि A1 बैंकिंग क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद आराम से आपको ये दो चीजें, रीजनिंग का और इसका नंबर सीरीज का, दोनों चीजें आपको मिल जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 73 नंबर पर हमारे पास अर्थमेटिक छपी हुई है। अर्थमेटिक 73 नंबर पर छपी हुई है। कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इज 50। इफ द वेट ऑफ टीचर्स इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीजेस बाई 1 kg। तो वेट ऑफ टीचर, भैया इससे इजी सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं जनरली आप कैसे लगाते हैं और लगाना कैसे था। आप लिखे होंगे पेपर देते टाइम कि 30 स्टूडेंट्स हैं सर, एवरेज अगर 50 kg है तो 30 इंटू 50 करेंगे तो आपके पास यहाँ इनका टोटल सम आ गया होगा। ठीक है, टोटल सम आ गया होगा। फिर एक टीचर बड़े होंगे तो आपने लिखा होगा 31, एवरेज इंक्रीजेस 51, और फिर उसके बाद आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा तो आपके पास इनका सम आ गया होगा। फिर आपने क्या किया होगा, पक्का आपने दिल से पूछना, आपने यही किया होगा। उसके बाद आपने क्या किया होगा कि 31 लोगों के सम में से 30 लोगों के सम को इसमें से ये आपने माइनस किया होगा। सबट्रैक्ट करने के बाद आपके पास तब जाके आंसर आया होगा। आप जरा एक बार फाउंडेशन की कॉपी खोलिए एवरेज वाली, आपको उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है कि कोई ग्रुप मेंबर हो, स्कूल हो, क्लास हो, स्टूडेंट्स हो, अगर उसमें कोई एक, फिर ध्यान देना, केवल एक पर्सन आना चाहिए, जाना नहीं। आने से अगर एवरेज बढ़ जाए बेटा तो इस सवाल को यूं उड़ा देते हैं कि 30 लोगों का एवरेज हमारे पास 50 था, ऐसे लिख लेना। एक पर्सन आया 31 तो एवरेज बढ़कर हो गया 51, ऐसे लिख लेना। और लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप बात को समझना, ऐसे लिख लिया आपने 30 का 50, एक पर्सन आया था तो एवरेज एक ही बढ़ा है, एवरेज एक ही बढ़ा है। आपको मैंने बताया कि हमेशा बॉटम से टॉप उठाकर ऐड कर देना, सिर्फ इसको ऐड करना था। जैसे ही ऐड करोगे आंसर ही लिखा होता है, आंसर ही निकलता है मेरे भाई। ये जादू आपको मैंने एवरेज की क्लास की कॉपी में सिखा रखा है। आप देखिए, इतनी मेहनत क्यों करना, इतनी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बताया क्लर्क का पेपर दे रहे हैं, घोड़े की दौड़ है, कितनी तेज दौड़ेंगे मैटर ये करता है। इट डजंट मैटर कि आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं बात को? चलो नेक्स्ट आगे देखो, ये आप लगा लेना, इजी क्वेश्चन है SICI का। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन आप ही करते हैं, मैं करता नहीं सिंप्लीफिकेशन। ठीक, हाँ एक चीज जरूर बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन को देख के मुझे याद आ गया। मंडे टू फ्राइडे, मैं आपको बताऊं, मंडे टू फ्राइडे अगर आपको स्पीड मैथ में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे A1 बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको स्पीड मैथ की क्लास पढ़ाई जाती है, जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स के साथ होती है। आप इस क्लास के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ सुबह 8 बजे स्पीड मैथ और रात के 8 बजे DI दरबार, एक चैनल ऐसा है आपके पास, एक दरबार ऐसा है चैनल जहां दरबार लगता है, वो भी किस चीज का, DI का। डेली आप हमारे साथ DI की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी अच्छी DI मैं आपको कराता हूं, आप उसको कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे, कब? सुबह 8 बजे स्पीड मैथ और रात 8 बजे किससे? DI दरबार के साथ। तो आप सिंप्लीफिकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। चल कह रहा है A इन्वेस्टेड 2400 इन अ पार्टनरशिप, आफ्टर 8 मंथ B जुड़ता है X रुपए के साथ, जुड़ता है एट द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में
जो बी का प्रॉफिट है वो 3/11 है टोटल प्रॉफिट का। देखो ए अगर जुड़ा है तो ए का कैपिटल कितना है 2400 रुपए, बी जुड़ता है x रुपए के साथ, लेकिन 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जुड़ता है, यानी ए का अगर 8 महीने के बाद जुड़ता है तो ईयर का अगर मतलब बिजनेस अगर ईयर का है तो 4 महीने ही बचे इसके पास, यानी ए का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ए का इन्वेस्टमेंट 12 महीने के, ये 8 महीने बाद जुड़ा तो इसका इन्वेस्टमेंट 4 महीने के लिए। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल इनटू टाइम से प्रॉफिट होता है। अब वो ये कह रहा है आपसे कि प्रॉफिट ऑफ बी, बी का जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट का 3/11 है। बी का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट का अगर 3/11 है, मतलब टोटल प्रॉफिट अगर 11 है तो बी का 8 होगा। अगर बी का 8 होगा मेरे भाई तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट 11 है, ठीक, बी का प्रॉफिट 3 है, सॉरी 3 है, ये 3/11 है, यानी टोटल प्रॉफिट अगर 11 है, बी का प्रॉफिट 3 है, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, ए का प्रॉफिट कितना होगा, 8 3 11 8 होगा, ए का प्रॉफिट 8 होगा, बी का प्रॉफिट 3 होगा। तो बस रख के सॉल्व कर लेना है और कुछ भी नहीं, रख के सॉल्व कर दीजिए। 2400 इंटू 12, बच्चों की तरह सारे बच्चों वाले सवाल थे। दिस इज इक्वल टू ए का प्रॉफिट ए के सामने, बी का प्रॉफिट बी के सामने। अब जो जिससे कट रहा हो काट लो, ये इससे कट जा रहा है, 4 6 के 24, ठीक हो गई बात, और भी कट जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से काट लो इसको तो 2 तिहाई 6, 300 हो जाएगा, ठीक है भैया। और कुछ कट रहा है, 3 तिहाई 9, 9 3 27, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2700, और यही हमसे पूछा था, काम खत्म। 2700 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब, कहीं से कुछ भी गड़बड़ नहीं, शानदार हम लोगों ने लगा लिया, बच्चों की तरह लगाने हैं, कुछ भी नहीं करना। चलो अगला सवाल देखो जरा, अगला क्वेश्चन 87 नंबर। आपने इस क्वेश्चन को कैसे लगाया मुझे नहीं पता, देखो मैं कैसे लगाता हूँ। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दिव्या alone can do a piece of work in 12 days। दिव्या अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, जबकि दिव्या और प्रिया ये दोनों मिलकर उसी काम को 7 दूनी 14 और 1 15/2 दिन में कर सकती हैं, जबकि प्रिया और रिया ये दोनों मिलकर उसी काम को 7 5 35 और 1 36/5 दिन में कर सकती है। तो आपको ये बताना है जनाब, आपको ये बताना है सभी लोगों को कि अगर रिया से अकेले काम कराया जाए तो कितने दिन में करेगी। अब देखो गंदे नंबर्स दिए हैं, आप क्या कर रहे होगे, एलसीएम निकाल रहे होगे। एलसीएम निकालने का भी तरीका होता है, आपको पता है न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है। 12 15 और 36, 12 15 और 36 का एलसीएम चाहिए। इतना आसान नहीं लग रहा है लेना, लेकिन इसको आसान बनाइए, आइए मेरे साथ आप सीखिए कैसे। 12 15 और 36 किस पहाड़े से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, तो आप 3 लिख, 3 से अगर आप 12 में भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 3 से अगर आप 15 में भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। और 3 से अगर 36 में भाग दोगे तो 12 बार कटेगा, यानी यहां तुम्हें 12 रखना है, 12 नहीं रखो आप, 12 क्यों रखना, आपको पता है पहले से 4 उपलब्ध है, 3 से तो आप भाग दे रहे हैं, आपको यहां 12 रखना है, 12 मत रखिए, 4 है ना पहले से, केवल 3 रख दीजिए, ये 4 3 12 बार में कट जाए। ये अप्रोच थी इसको लगाने। अब जरा देखो इसके बाद की पिक्चर देखो कैसे निकाले। एलसीएम के बाद आप निकालोगे एफिशिएंसी, 12 4 3 12, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 15, 15/2, 15 से भाग करोगे, इससे भाग करने पर एफिशिएंसी निकलती है। ये 15 15 से कटने के बाद 4 3 12, 12 दूना 24 आएगी। अब देखो 36 से भाग करोगे तो 4 3 12, 12 3 36, यानी 5 ऊपर बचेगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 25,
अब जरा लॉजिक पकड़ना, आपको घूम फिर के क्या करना है, आपको रिया की एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि रिया से ये पूरा काम अकेले कराना है। ये जितना काम आपको दिख रहा है ये पूरा काम रिया से अकेले कराना है। आपको रिया की एफिशिएंसी चाहिए। अब आप बैठ के ये सोच रहे होगे कि अगर हम इसको जोड़ें तो 2 बार दिव्या है, 2 बार प्रिया है, बट एक ही बार रिया है। अच्छा, सारी 2-2 बार होती तो वो कॉन्सेप्ट लग जाता 2a + b + c वाला, याद करो। लेकिन यहाँ क्या पिक्चर दिख रही है, जरा देखो, एक चीज दिमाग लगाना, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, देखो मजा आएगा। आप देख रहे हो कि दिव्या और प्रिया, यहां प्रिया और रिया, इन दोनों में अगर गौर से देखो तो आपको दिख रहा है कि ये प्रिया और ये प्रिया, दोनों में प्रिया कॉमन है, दोनों में प्रिया कॉमन। जब दिव्या और प्रिया मिलके करती हैं तो दिन भर में 24 काम होते, दिन भर में 24 काम होते। लेकिन वहीं अगर प्रिया और रिया मिलके करती हैं तो काम होता है 25। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि एक काम यहां ज्यादा हो रहा है ना। देखो, एक काम यहां ज्यादा हो रहा है। ये जो एक काम ज्यादा हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रिया तो दोनों में कॉमन है, प्रिया की वजह से हो नहीं रहा है। यहां अगर एक काम ज्यादा हो रहा है इसका मतलब कि रिया की एफिशिएंसी एक ज्यादा होगी, किससे, दिव्या से। दिव्या की एफिशिएंसी कितनी है, 15, क्योंकि दिव्या की अगर 15 है और यहां 25 हो रहा है, काम एक ज्यादा हो रहा है, यानी 15 से एक ज्यादा होगी, सिर्फ एक ज्यादा होगी किसकी एफिशिएंसी, रिया की एफिशिएंसी। इतना सोचना था आपको बस। यानी रिया की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। बस 16 की एफिशिएंसी से ये पूरा काम कराना है। 3 × 4 5 × 3 बटा 16 की एफिशिएंसी से, तो 4 बार में ये कट जाएगा। अब क्या होगा, 5 × 15, 15 × हो जाएगा 45, 45 बटा 4, 11 चौके 44, ये 11 होल 1/4 डेज। दैट्स इट। ऐसे लगाना था इसको, इतना सोचना था एग्जाम में बैठे बैठे, बाद में तो सोच लेंगे, तुरंत सोचना, मजा आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 87 की बात की पिक्चर क्या है भैया, आओ 87 की बात, 88 नंबर पे देखो क्वेश्चन क्या है। 88 नंबर, मोनू परचेज एन आर्टिकल 6000 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। मोनू ने 6000 रुपए का आर्टिकल खरीदा और 20% लॉस पे बेचा। फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड बाय मोनू, ठीक, ही अगेन परचेज्ड अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। ठीक, बहुत अच्छी बात। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय मोनू। कोई दिक्कत की बात नहीं। मोनू ने सबसे पहले आर्टिकल 6000 रुपए का खरीदा, 20% में पकड़ा है। 20% लॉस का मतलब दुनिया जानती है कि जब 20% का लॉस होता है तो उस केस में CP 5 होती है और SP 4 होती है। कह रहा जब फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड बाय मोनू, मोनू को जो पैसा मिला 20% लॉस पे बेचने के बाद, उस पैसे से ही अगेन परचेज अनदर आर्टिकल, कोई दूसरा आर्टिकल खरीदा और उसको उसने 40% के प्रॉफिट पे, उस पैसे पर 40% रख के बेचा। मतलब 40% का मतलब ये हुआ 2/5, 5 का सामान इसने 7 में चटका दिया किसी को। कह रहा बताइए फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि 25 का हिसाब वो भाई साहब 28 में बना ले रहे हैं। एक बार उन्होंने अपनी पॉकेट में 5 का सामान 4 को बेचा, दूसरी बार 5 का सामान वो 7 में बेचे, तो 25 का सामान उनके पास गया कितने में, 28 रुपए में। अब उनके पास इनिशियल सामान था कितने का, 6000 रुपए का। 6000 का अगर सामान था तो आप कह सकते हैं सर इस 25 यूनिट की वैल्यू ही है कितनी,
6,000। एक यूनिट की वैल्यू 25 दूनी 50, 25 चौका 100। पूछ रहा था फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। 25 का सामान अगर 28 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है कितने यूनिट का? 3 यूनिट का। और 3 गुणे 24, 240 करोगे तो 720 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 720। आई बात समझ में? ऐसे लगाना, सवाल को केवल घुमाया गया था बड़ा आसान। देखिए एकदम बेहतरीन सोल्यूशन आपके पास, अर्ली 20-25 सेकंड में आराम से समझते बात को। तब चल 89 नंबर SICI का सवाल है, कई बार करा चुका हूं, कर डालना। 50 बार करा चुका हूं, सही बताइए। तो ये मॉक आप ही के लिए था, मेरे लिए नहीं था, लेकिन चूंकि एक क्रम चल रहा है, मेरी मदद आपको थोड़ी बहुत हमेशा मिलती रहती है। तो चाहे पेपर एकदम हलवा रहे या एकदम टफ रहे, हमेशा देता हूँ सोल्यूशन। इसके भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन ले लो, ताकि अगर थोड़े बहुत कहीं गिले शिकवे हों तो उसको अपना सही कर दें। ठीक है। कह रहा है अ बोट कैन कवर 216 किलोमीटर 216 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। नाव जो है वो डाउन स्ट्रीम में 216 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में अगर तय करेगी, तो कोई भी कह सकता है कि जो उसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। जबकि वही नाव 120 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में अगर तय करती है तो 6 दूना 12 होता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे अप स्ट्रीम की स्पीड। कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज डिक्रीज्ड बाई 50% और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्रीज्ड बाई 50%। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड बताइए। आपको पढ़ा रखा है ये बात मैंने कि अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो और अप स्ट्रीम की स्पीड हो, तो जब आप इन दोनों को जोड़कर 24 + 20/2 करते हैं, क्या होगा? ये होगा बेटा 44/2। यानी जब हम जोड़कर 2 की भाग करते हैं तो हमारे पास आती है स्टिल वाटर स्पीड, राइट? स्टिल वाटर स्पीड। और अगर इसी को हम लोग डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम को माइनस करके ये काम ओरली करना था, 2 की भाग करते हैं 4/2, तो ये 2 क्या आया? ये 2 जो आया ये आया करंट की स्पीड। ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी, करंट की स्पीड। तो कह रहा है कि जो करंट की जो स्टिल वाटर स्पीड है इसको 50% डिक्रीज कर दो। 50% डिक्रीज करोगे तो नई स्पीड कितनी होगी? 11 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड को 50% कह रहा है क्या करने को? बढ़ाने को। देखो 2 है, 50% बढ़ाओगे 1 बढ़कर 3 हो जाएगी। करंट कह रहा है 3, और उस केस में आपसे कह रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड बताइए। आपको भी पता है दोनों जोड़ने से बनती है, तो बड़ा ही हलवा सवाल 14 किलोमीटर पर आवर। कॉन्सेप्ट याद हो, इनमें से कुछ भी नहीं लिखना था। ये जो मैंने आपको, चूंकि से आपको समझाता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, तो मुझे लिखना पड़ता है। अदरवाइज ये सब लिखने की बातें नहीं है। सीधा सीधा दिख रहा था कि सर इसको जोड़कर 2 की भाग करने से स्टिल वाटर निकलता है और घटाकर 2 की भाग करने से वाटर निकलता है या करंट निकलता है। तो दैट्स इट, काम खत्म। उर्ली ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्पिता इन्वेस्टेड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम इन म्यूचुअल फंड, 20% सी पेड फॉर EMI एंड 15% स्पेंड बाई हर ऑन ग्रोसरी। मैंने इस तरीके के सवालों में आपको एक बात सिखा रखी है कि बेटा जब किसी एक जगह से बहुत सारे खर्चे होते हैं तो हमेशा फ्लैट एक्सपेंसेस होते हैं, इनको जोड़ दिया जाता है ना, जोड़ के टोटल से बाहर कर देते हैं तो सेविंग आ जाती है। और एक तो उसमें एक वैरायटी और आती है रिमेनिंग वाली। तो ऐसा नहीं है, आप देखो 20% इनकम का म्यूचुअल फंड में, 20% ही इनकम का EMI में, तो 20-40 तो यही हो गया। 15% स्पेंड ऑन ग्रोसरी, यह भी इनकम का, तो 55% तो उसने टोटल खर्चा ही कर दिया है ना। 91 नंबर क्वेश्चन देखो जरा,
टोटल जो उसके खर्चे हो गए वो सीधा सीधा कितने हो गए, 55% तो उसके खर्चे ही खर्चे हो गए। कह रहा है इफ रेस्ट इज सी सेविंग एंड हर सेविंग इज रुपीज 12600, देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन ईएमआई। ईएमआई पे उसने कितना स्पेंड किया है, बस ये बता लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 55% उसके एक्सपेंडिचर हैं तो आप कह सकते हो कि सर अगर 55% एक्सपेंडिचर है तो 45% उसकी क्या कहलाएगी, सेविंग कहलाएगी, सेविंग। अगर हम इसको काट के रेशियो बना लें आसान करने के लिए तो बड़े आराम से 5 से ये 11 और ये कितना हो जाएगा 9। इस 9 यूनिट की वैल्यू आपके पास 12600 दे रखी है, 9 यूनिट की वैल्यू सेविंग दे रखी है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 9 एकम 9, 9 चौके 36, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1400। पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन ईएमआई। अब जरा समझना, ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसका एक्सपेंडिचर है और ये उसकी सेविंग है। तो इनकम कितनी हो जाएगी, 11 और 9 मिलकर 20 यूनिट, 20 इंटू 1400 कर दें तो 14 दूना 28,000 तो उसकी क्या आ गई, इनकम आ गई। और जो उसने खर्चे किए थे वो सारे के सारे इनकम से ही किए थे, तो 28,000 का आपको क्या निकालना है, ईएमआई निकालना है। ईएमआई कितनी है 20%, 1/5 कर दो, 5 पचे 25, 5 छके 30, 2600 रुपए आंसर हो जाएगा इसका, बस 2600 रुपए आंसर हो जाएगा, दिमागी नहीं लगाना है बिल्कुल, ठीक है। तो रिमेनिंग और फ्लैट वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। आ जाओ अपने फेवरेट क्वेश्चन पे, मिक्सचर एलिगेशन पे। मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगाया तो क्या लगाया फिर, आओ देखो मिक्सचर एलिगेशन क्या कह रहा है ये आपसे। मिक्सचर एलिगेशन में कह रहा है अ वेसल कंटेन 240 लीटर मिल्क ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो 7 और 5 है। 240 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5, ठीक है। कह रहा है x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर, तो जो मिल्क है वो 80% मोर देन हो जाता है वाटर। वाटर से 80% मोर देन होने का मतलब 80% मोर देन, 80% होता क्या है 4/5, यानी अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाता है 9 और वाटर 5 से 9 हो जाता है, ज्यादा कह रहा है तो 5 से 9। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू बता दो, यानी जब वो मिल्क ऐड कर रहा है, मिल्क हमेशा मिल्क में ऐड करते हैं, तो ये 5 से 9 हो जा रहा है। हमने कॉन्सेप्ट यही पढ़ रखा है कि जो चीज हम ऐड करते हैं दूसरी बदलनी नहीं चाहिए। वाटर पहले भी 5 है, अभी भी वाटर 5 है, तो बिल्कुल सही है, कोई भी चेंजेस हमें नहीं करने। हम कह सकते हैं 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू। सर अगर 240 है तो एक यूनिट की वैल्यू 20 होने की वजह से 20 बचे, या यहां निकाल लो 20 का 7 से गुणा कर दो, 140 लीटर इसमें मिल्क है, मिल्क 7 से 9 हो रहा है यानी 2 यूनिट बढ़ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 है और अगर मिल्क 2 यूनिट बढ़ेगा तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुणे 20 होने की वजह से बेटा ये 40 लीटर हो जाएगी, दैट्स इट। यही पूछा था कि बताइए आपने कितना जोड़ा है, हमने x जोड़ा था और x जोड़ने से ये 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहां से 2 का 20 से मल्टीप्लाई करने से ये कितनी हो जाएगी 40 लीटर, काम खत्म। समझ गए बात को, ऐसे लगाएंगे आप इसको। चलिए मेंसुरेशन हलवा, लंबाई चौड़ाई जोड़ देना है, लंबाई बढ़ा लेनी है 5, चौड़ाई घटा के फिर मल्टीप्लाई करके डिफरेंस 25 के बराबर 94। बिल्कुल हलवा सवाल 50 बार करा चुका हूं, कहीं ना मिले तो एज का जो सेशन यूट्यूब पे पड़ा है उसी को देख लो तो भी ये उड़ जाएगा, लाखों बार बता चुका हूं। मैं आपको एक बात समझाता हूं, देखो टेस्ट के सोल्यूशन देने का मतलब ये नहीं होता कि आप चीजों को रटें, टेस्ट का सोल्यूशन देने का मतलब ये होता है चीजों को आप समझें, उन चीजों को इस मॉक एनालिसिस से सीखा करें जो सीखने लायक है। जो चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं, आसान है, वो आपको हो जानी चाहिए। अगर वो एग्जाम ड्यूरेशन में, मॉक के ड्यूरेशन में नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी शर्म की बात है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा।
समझ रहे हैं? 95 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। 95 क्या है? 95 की पिक्चर आइए जरा देखते हैं। कह रहा है देयर आर टू नंबर x एंड y, y इज 60% ऑफ x, y जो है वो 60% ऑफ x, y x का 60%, x का 60% y, 60% क्या होता है? 3/5, यानी अगर ये 5 है तो ये कितना है? 3। ये कह रहा था कि y जो है वो x का 60% है। इफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 192, अब इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या? रमजान बताओ, रमजान बताएगा क्या? रमजान इससे भी आसान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। 2×9 18, 2×6 1 यूनिट की वैल्यू 96, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 5 यूनिट की वैल्यू 96, 6 बचे हो जाएगा भैया 30, और 45 और 3 हो जाएगा 48, 480। ठीक, चलिए इसके बाद थी एक लाइन ग्राफ की डीआई। डीआई में लिखा हुआ है कि द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट in 4 colleges and it also show the number of students in virtual art department। डीआई में दो ग्राफ आपको दिखाए गए होंगे, ये दो ग्राफ हैं। इन ग्राफ को एक बार समझ लें हम लोग। ये ग्राफ में है क्या? ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये आपको बता रही है टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट। और जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ये स्टूडेंट्स वर्चुअल आर्ट डिपार्टमेंट के आपको दिखाई जाए। जैसे ए की बात करें तो ए में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 500, 500 टोटल है। और इसमें वर्चुअल कितने हैं? 200 तो वर्चुअल है। ऐसे आपको समझना होगा। तो बाकी जो बच जाएंगे 500 में से 200 हटा दोगे, 300 जो बच जाएंगे वो कहीं अदर होंगे, किसी अदर नाम से, जो भी दे रखा हो, क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो ये एक आसान सी डीआई, इसको भी मैं आपको एक दो लगा के दे दूं ताकि आपको इसकी आइडिया लग जाए। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे थे मॉक के बाद, मैं आपको एक बात समझाऊं, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज किया करिए। कुछ लोग इस मॉक के बाद ये पूछ रहे थे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी लाइन को टोटल स्टूडेंट लेना है, कौन सी की वर्चुअल लेनी है। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, अगर एक ही लाइन यह भी है, एक ही लाइन यह भी है, तो टोटल और वर्चुअल अगर दो बात उसने लिखी है तो हमेशा टोटल वैल्यू किसी भी एक डिपार्टमेंट से तो ज्यादा ही होगी ना, किसी भी एक पार्टीशन से टोटल वैल्यू तो ज्यादा होगी ना। कॉमन सेंस की बात थी, इसमें क्यों ऐसा सोचना था? ठीक, आओ 96 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु आर इन फाइन आर्ट इन कॉलेज ए एंड बी टुगेदर। ए और बी ये फाइन आर्ट, अब वर्चुअल दिया है, कह रहा है फाइन आर्ट के साथ बी के टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो, टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो बना। अब आप देखो सर, ए के फाइन आर्ट कैसे निकालोगे? ए के टोटल कितने हैं? 500, उसमें वर्चुअल कितने हैं? 200। तो 500 माइनस वर्चुअल 200 करेंगे तो 300 कहलाएंगे फाइन आर्ट की ए की। यही मैंने आपसे कहा था कि जो दूसरी लाइन यूज करेगा वो दूसरे डिपार्टमेंट की हो जाएगी। सेम 400 टोटल हैं बी के, 400 बी के टोटल हैं, इसमें से वर्चुअल वाले 220, तो 400 माइनस 220 करोगे तो 180 हो जाएंगे फाइन आर्ट की। ये टोटल कितना हो गया? 480। इनके साथ आपको बी के टोटल का रेशियो बनाना है। अब बी के टोटल कितने हैं? 400, 400 हैं बी के टोटल स्टूडेंट्स, बी के टोटल स्टूडेंट्स लेने थे। बस 4 से काट दीजिए इसको, या 8 से काट दीजिए, 8 छके 48, 8 पचे 40, 6:5 बन गया। ये बन गया ना? ठीक, ये करना था। चल एक और बता दूं, पूरी डीआई में यही था, कुछ भी नया नहीं है।
देखो एक और बता दूं तुम्हें, ये वाला बता देता हूँ ना, कॉलेज एफ वाला बता देता, ठीक है। कॉलेज एफ 98 नंबर क्वेश्चन देखो। आने कहोगे छोटे छोटे अपने ही बता देते हैं, तो बड़ा वाला हम लोगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। 98 देखो, कह रहा है कॉलेज एफ, अपने पास कॉलेज कौन कौन से हैं? अपने पास कॉलेज है केवल 4, ए बी सी डी। बात किसकी चल रही है? एफ की, तो किसी से रिलेट होकर निकलेगा। हाँ, कॉलेज एफ की बात कर रहा है, कह रहा है कॉलेज एफ में रेशियो जो है वर्चुअल और फाइन आर्ट का वो 3 और 5। कॉलेज हमने लिख लिया एफ, और इसमें वर्चुअल के साथ फाइन आर्ट का जो रेशियो है वो 3 और 5 है, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट हु आर इन वर्चुअल आर्ट एंड फाइन आर्ट इन एफ, कह रहा इनके बीच का जो अंतर है इज इक्वल टू द टोटल स्टूडेंट इन बी, बी के टोटल स्टूडेंट्स के बराबर। टोटल स्टूडेंट्स इन बी, बी के टोटल स्टूडेंट के बराबर। अब बी के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400, 400 के बराबर इनके डिफरेंस की वैल्यू है। तो डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। ये 2 यूनिट बराबर है किसके? 400 के। 1 यूनिट 200 के बराबर। आओ आगे कह रहा है बताइए फाइंड द स्टूडेंट हु आर इन वर्चुअल आर्ट इन एफ, एफ के वर्चुअल आर्ट बताने। तो एफ के वर्चुअल आर्ट के ये 3 यूनिट है, 1 यूनिट अगर 200 है तो 3 यूनिट की वैल्यू। बस यार, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। चीकू भैया भी देख के कह रहे हैं सर क्या ही पेपर था आज, बड़ा ही हलवा पेपर। इससे इजी पेपर नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊं, समझ गए। अब अगर आपने इसमें भी गलतियां की हैं या लेट लपाट किए हैं, आपने क्वेश्चन देर से लगाए हैं, पता नहीं क्या बैठे बैठे सोचे हैं, तो भैया पहले दिमाग उमाग सही करो, थोड़ा बैठ के योगा वोगा करना सवेरे शुरू करो, समझ रहे हो बात को। थोड़ा योगा वोगा करोगे तो दिमाग सही रहेगा। ये पेपर था नहीं कुछ भी, एकदम हलवा पेपर, घोड़े की दौड़ थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे। और अगर आपके मार्क्स इस पेपर में 90 से कम आ रहे हैं तो अभी आपको ज़रूरत है आगे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने की, क्योंकि कुछ भी नहीं था एक पेपर में, कुछ भी नहीं था। ज़बरदस्ती के भी मैंने लगा दिए हैं सवाल, सिर्फ आपको सीखने के लिए, क्योंकि इस एनालिसिस को केवल वो नहीं देखता जो पेपर दे रहा है, इससे वो भी लोग देखते हैं जो आपके पीछे अभी पाइपलाइन में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हें भी सिखाना उद्देश्य होता है कि इतनी भी चीज़ें आसान होती हैं, बस आपको समझना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए एनालिसिस। बचे हुए क्वेश्चंस को आप ज़रूर लगा डालें, अच्छे से लगा डालें। और सुबह 8 बजे, जैसा मैंने अभी सिंप्लीफिकेशन की बारी आई थी तो मैंने आपको बताया था कि सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे जुड़ना ना भूलें इस चैनल से। सुबह 8 बजे आप स्पीड मैथ हमारे साथ कर सकते हैं प्रैक्टिस, और रात 8 बजे डीआई दरबार में आपका स्वागत होगा। नई नई डीआई के साथ प्रीलिम्स की हर वो डीआई आपको कराई जा रही है जो प्रीलिम्स में आती है ना। उनके क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं, कैलकुलेटिव डीआई, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, सारी वेराइटी की डीआई। तो रात 8 बजे और सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलें। मुलाकात होगी फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।